हुई कि एफटीएक्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ये जो काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं लास्ट मंथ में, वो पूरा डिस्कस करेंगे। एंड क्यों क्यों क्या रीजन थे जिसकी वजह से ये कोलैप्स हुआ, क्या इसके इफेक्ट्स पड़े सोसाइटी में एंड इन्वेस्टर्स के ऊपर। और साथ ही में जो सैम बैंकमैन फ्राइड था, एक हीरो के तरीके उसको देखा जाता था क्रिप्टो इंडस्ट्री में, और कैसे इतनी सारी चीज़ें हुई एंड अभी उनको लाइक एज अ लाइक क्रिमिनल के तरीके देखा जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। उसके पहले से लोग अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दो, ठीक है? नाम एंड अभी क्या कर रहे हो तुम लोग। क्या महर्षि है। मैं एनआईटी रायपुर में बायोटेक का स्टूडेंट हूँ और भाई इस पॉडकास्ट पे आए हैं जो कि pitch कर लेते हैं। ठीक है। मैथमेटिक्स बढ़िया है। बढ़िया। अर्पण। Hey, my name is Arpan, doing my bachelor's from W. Professional University और creating content for Salology. सही है। आयुष भाई। हाय गाइस, माय नेम इज आयुष सिंह। अभी मैं भी एनआईटी रायपुर से हूँ और कल असाइनमेंट नहीं है, इसलिए ये कर रहा हूँ। ये बात सही है। है। आकाश ब्रो। Hello everyone, this is Akash and current अरे सॉरी भाई फिर से चालू करना जरा। कर दे भाई, कर दे तू। नहीं कर दे बस हो गया, चलो हो गया, चलो आगे बढ़ो। अबे बोलो तो अबे। काफी काफी अरे बढ़िया हो मतलब गया। कुछ क्वेश्चन है तो भाई वो एडिट पे संभाल लेगा, तू बोल दे। इतने प्यार से बोलने का मन कर रहा है, वो छूट गया, अब नहीं बोलेंगे। चलो आगे। विचार आ गया सीधे। हाँ चलो ठीक है। माई सेल्फ मोहित सेन, आई एम परसुइंग फर्स्ट ईयर फ्रॉम एनआईटी रायपुर। ब्रांच नहीं बताएंगे, सही है, सो लेट्स प्रोसीड। ठीक है। तो पहला जो हम लोगों का टॉपिक है वो है कि जो एफटीएक्स एज अ कंपनी थी क्या है, क्या तो बोलेंगे नहीं भाई, अब तो रही नहीं। तो व्हाट वाज एफटीएक्स? हाँ तो गाइस देखो, बाइनेंस का नाम सबने सुना है। अगर कोई मतलब क्रिप्टो में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखता है तो बाइनेंस एज अ सबसे बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो बाय और सेल करने का। तो बेसिकली एफटीएक्स सेकंड नंबर पे आता था आफ्टर बाइनेंस। तो एफटीएक्स को हम लोग एक तरीके से समझ सकते हैं कि लोग वहां से क्रिप्टो खरीदते थे और सेल करते थे, ठीक। पर हुआ क्या, द मेन रीजन फॉर एफटीएक्स बीइंग सो पॉपुलर इन द इंडस्ट्री वाज उसकी लो ट्रेडिंग फीस। बाइनेंस कंपैरिजन में जो एफटीएक्स की ट्रेडिंग फीस थी क्रिप्टो बाय और सेल करने में, वो बहुत कम थी, लाइक 0.2% थी शायद, और वहीं पे बाइनेंस की शायद 1 to 2% थी, जो कि काफी ज्यादा है, पर स्टिल। मोहित। हाँ सही है यार। और साथ ही में देखो, अगर एफटीएक्स की स्टार्टिंग की बात करें तो बेसिकली यार एफटीएक्स कंपनी स्टार्ट क्यों हुई थी? आयुष कुछ बोलना चाहोगे इसमें? स्टार्ट तो उसने यहाँ पे खरीद के यूएस से खरीदता था और जापान में सेल करता था। हाँ फिर तो जो इंडेक्स में पैसे बचते थे उससे उसने कंपनी खड़ी कर दी। हाँ तो बेसिकली जो सैम बैंकमैन फ्राइड था, एक स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट था वो, और बहामास का आइलैंड में बस एक चिल मार के बैठा रहा था। फिर एक दिन उसके दिमाग में आइडिया आया कि जो क्रिप्टो है ना, इसमें एक टर्म होता है आर्बिट्राजिंग। उसमें क्या होता है, आप एक मार्केट से या एक एक्सचेंज से क्रिप्टो बाय करते हैं एंड उसी क्रिप्टो को एक दूसरे एक्सचेंज में सेल करते हैं जहाँ पे थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस होता है। और जब उसी थोड़े से प्राइस डिफरेंस को लेकर एक बल्क में अमाउंट खरीदते हैं तो आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बनता है। तो ये सैम बैंकमैन फ्राइड करता गया था अपने बैचमेट्स के साथ, बल्क में खरीदा था बिटकॉइन फ्रॉम अमेरिकन एक्सचेंज एंड उसी बिटकॉइन को लेके वो जापान के एक्सचेंज में सेल कर देता था विद द प्रॉफिट ऑफ लाइक एक बिटकॉइन अभी देखा जाए तो लाइक उसको तो कभी थाउजेंड्स ऑफ कुछ डॉलर्स प्रॉफिट में बनते थे। और ओवरऑल कर करके एक एस्टिमेशन बनाया गया जिसमें ये पता चला कि वो एक वीक में $1 मिलियन का प्रॉफिट कमाता था। लाइक कैन यू इमेजिन? और ये आज की बात नहीं है, ये लाइक अभी से मान लो भाई 7-8 साल पहले की बात बता रहे हैं। एक वीक में $1 मिलियन प्रॉफिट फ्रॉम क्रिप्टो। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे हम और तुम जैसे बात करें तो हमको पता ही नहीं था ये भाई क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन होता क्या है। इंडिया में उस टाइम इतना कुछ खतरनाक बूम नहीं आया था जैसा कि अभी लास्ट 2 to 3 ईयर्स में आया है। तो उसने यही यार एक अब इसको Exactly. हाँ बहुत अच्छा उसको मौका मिल गया इस चीज़ से।
तो उसने अपना, जैसे कि अभी आयुष ने बताया कि उसी चीज़ से उसने अपना प्रॉफिट अपना बनाते बनाते उसके पास एक बल्क में अमाउंट हो गया। अब उस चीज़ से वो क्या करे, वो चाहता था जो नॉर्मल लोग हैं वो भी क्रिप्टो को बाय सेल करें। तो उसने क्या किया, एक अपना एक्सचेंज बना दिया, FTX एक्सचेंज अमेरिकन में, मतलब अमेरिका में, जहाँ पे लोग लोग आते हैं, क्रिप्टो बाय एंड सेल करते हैं और ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। तो फिर आता है कि यार FTX एक इम्पोर्टेंट कंपनी क्यों थी? आदि भाई, कोई ओपिनियन? एक इम्पोर्टेंट सी, सबसे पहले तो कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी थी। अब कोई भी इवेंट, कोई भी स्पोर्ट हो, अब उसका नाम उससे कहीं ना कहीं एसोसिएटेड था ही। उसके बाद भाई वो लोग अभी लो रेट्स दे रहे हैं एक्सचेंज पे, अपने जो फीस लेते हैं वो लोग बहुत ही कम सी, और फिर काफी ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड्स हो रहे थे वहां पे। और जो उनका सीईओ है वो स्टार्टिंग से ही थोड़ा, आप देखोगे तो थोड़ा स्पॉइल्ड टाइप का है, उसके पास पेरेंट्स की वजह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था। और स्टार्टिंग में भी जो इनिशियल फंडिंग जो भी रेस की एफटीएस में, उसमें से देखा गया भाई सीईओ और उसका जो को सीईओ था, दोनों ही ने काफी, हाँ, कोई 25 या 23 मिलियन कुछ पॉलिटिकल एजेंडास में डोनेट किया। और ये पब्लिक इंफॉर्मेशन थी, बट किसी ने फिर भी इस पे कोई सवाल नहीं उठाया। और तो स्टेज भाई काफी शेडी लग रही थी स्टार्टिंग से ही, बट बहुत लोडेड देर से किसी को कुछ किया नहीं। और शायद अगर जो फाइनेंस के सीईओ ने इस पे आवाज उठाई है, और जिस ट्वीट से सब स्टार्ट हुआ, अगर वो ये नहीं करते, या अगर वो एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद करते, 1 महीने बाद करते, आज करते, तो शायद बहुत इससे काफी बड़ा और भी ज्यादा इफेक्ट हो सकते थे। हाँ, तो काफी सही पॉइंट आया है कंपनी के बारे में। हाँ आकाश, हाँ बताओ बताओ। ब्रो, FTX इम्पोर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि ना सिर्फ वो मतलब दुनिया का सेकेंड सबसे बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था, पर अगर सिर्फ हम लोग प्रायोरिटीज पे देखें कि सेकेंड बिगेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को मतलब क्या क्या प्रायोरिटीज हैं, तो भाई एक तरीके से वहां पे देखो, दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है। एक तरीके से समझ लो सबसे ज्यादा वॉल्यूम है उसके पास पैसों की, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और जैसे कि आदित्य ने बताया कि जो सीईओ था उस कंपनी का, FTX का, वो शुरुआत से ही काफी इन्फ्लुएंशियल था। और तुमने भी शुरुआत में जैसे मेंशन करा कि उसने पहले अमेरिकन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से उठा के क्रिप्टोज जापानीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को भी देता था और उसमें प्रॉफिट कमाता था। तो शुरुआत में अपनी उसने जो इमेज थी वो एक इन्फ्लुएंसर, क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर के तौर पे उसने एक अच्छी खासी इमेज बना ली थी। उसके बाद उसने लोगों का गेन, मतलब समझ रहे हो, ट्रस्ट गेन करा। और अभी बताया कि चैरिटीज वगैरह भी उसने काफी करी हैं। तो भाई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, उसने आपको अपने आप को एक तरीके से क्रिप्टो सेवियर सेवियर पोर्ट्रे करना चाहा। काइंड ऑफ क्रिप्टो सही बात। गॉड। हाँ, क्रिप्टो गॉड उसने पोर्ट्रे करना चाहा, उसने कॉपी करने की कोशिश करी। लेकिन उसमें उसने करा क्या, उसमें लोगों का उसने ट्रस्ट गेन करा और उसके बाद उसने FTX लॉन्च करी। FTX लॉन्च करने के बाद ना सिर्फ उसने, देखो पहला चीज था ट्रस्ट। तुम कोई भी अगर कंपनी स्टार्ट करोगे तो तुम चाहोगे कि तुम्हारे बहुत सारे कस्टमर हो, जिससे तुम्हारी सेल बढ़े और तुम्हारी कंपनी ग्रो करे। सेम चीज उसने यहाँ पे भी करी, उसने लोगों का ट्रस्ट गेन करा और उसने अपनी कंपनी डाली FTX, क्योंकि उसको पता था कि लोग उस पर ट्रेड करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उसने ट्रेडिंग फीस बहुत ज्यादा कम कर दी। लोग पहले से ही उसमें इंटरेस्टेड थे और जब उनको पता चला कि ट्रेडिंग फीस सबसे कम है इसमें बाकी प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में, और मतलब जो सीईओ था वो काफी रिस्पेक्टेड था, तो उनको ट्रस्ट पूरी पूरी तरीके से 100% ट्रस्ट आ गया। तो काफी लार्ज अमाउंट में लोगों ने इन्वेस्ट करा। तो भाई सक्सेसफुल होने का मतलब उस कंपनी के सक्सेसफुल होने का रीजन ये बहुत बड़ा है। हाँ, बेसिकली जो कंपनी का फाउंडर था सैम बैंकमैन फ्राइड, उसका जो एक इन्फ्लुएंसर जो इमेज थी लोगों के ऊपर, वो बहुत ही स्ट्रांग थी। अब जैसे कि हम भी, अगर तुम्हें पता है, जब हमने स्टार्ट किया था क्रिप्टो के बारे में थोड़ा जानना, तो मैंने सबसे पहले इसी का नाम सुना था, मार्केट में जो क्रिप्टो बिलियनियर है, यंगेस्ट क्रिप्टो बिलियनियर सैम बैंकमैन फ्राइड। इससे काफी लाइक इन्फ्लुएंस हुए थे कि यार क्या गजब का आदमी, क्या दिमाग लगा कि इसने क्या से क्या कर लिया। तो सही है।
लेकिन बेसिकली अगर अभी की बात करें कि जो एक तो पोर्ट्रे किया गया कि सैम बैंकमैन फ्राइड कैसा है पब्लिक में, और उसकी जो अभी की जैसे कि कुछ मीट्स वगैरह हुए थे इस ये जो कोलैप्स के दौरान, उसमें यार पता किया गया कि जब ऑफिशियल से बात करता था वो फ्राइड, तो बताया जाता है कि जैसे कि एक मीटिंग वो लिटरली फोर्टनाइट गेम खेल रहा है एक पीसी में, और दूसरी साइड उसकी कॉर्पोरेट के साथ मीटिंग चल रही है। ठीक है, ये उसकी फुटेज लीक भी हुई थी और काफी मजाक भी बना था उसका कि लाइक कैसा सीईओ है यार ये। तो उसकी पर्सनल जो इमेज है धीरे धीरे जो अब बाहर आ रही है, उससे ऐसा लगता है कि लाइक ही वाज नॉट दैट सीरियस, या खेल ऐसा लग रहा है कि खेल खेल में उसने कर दिया भाई ये सब। चलो तो एक टाइम पे दो कह नहीं कंपनीज सकते। हैंडल कर रहा था, एक एलिमेंटा रिसर्च और हाँ जो उसकी है टेक्स, दोनों हाँ को हाँ हाँ मैनेज कर हाँ रहा था एक सीईओ की, जो कि बहुत मुश्किल है। लाइक जो सीईओ होते हैं उनकी लाइक 120 आवर वर्क वीक्स होता है कभी कभी, तो हर दिन को 10 आवर्स प्लस देने पड़ते हैं, कभी कभी 15 आवर्स देने पड़ते हैं, और एक टाइम वो दो कंपनी हैंडल कर रहा है, प्लस मीटिंग्स में ऐसे हो रहे हैं। हाँ हाँ सही कह रहे हो। अब फॉर एग्जांपल अगर वर्क आवर्स की बात करें तो इलॉन मस्क को तो लाइक हम लोग सब जानते ही है कि वर्कोहॉलिक इंसान एक साथ कितने सारे कंपनीज को मैनेज कर रहा है। अभी ट्विटर में भी उसने अपना हाथ डाल दिया है, हालांकि वो तो ठीक है, ऑफ टॉपिक हो जाता है थोड़ा, अपना अभी इसी में रहते हैं। तो अब कुछ रीजंस डिस्कस करते हैं कि डाउनफॉल जो हुआ है उसके रीजंस क्या हुए हैं। तो आयुष इसमें कुछ बताना चाहोगे? लोग काफी नाइव होते हैं, उनको दिखता है कि हमेशा कोई ना कोई सेवियर आएगा और उनकी मदद कर देगा। तो यहाँ भी वही हुआ, वो ऐसे ड्रेस करता था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं सबको बचाने आया हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं डोनेशंस देता हूँ, मैं काफी अच्छा आदमी हूँ। इमेज बनाई, उसके बाद आखिरी में चिकन आउट कर ही गया। तो यहाँ पे लोगों का भी काफी बड़ा गलती है, बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं किसी को भी। और तो आदि कोई ओपिनियंस? डाउनफॉल का रीजन है कि अगर आप मार्केट में कुछ भी प्रोडक्ट लाओगे, अगर उसमें कोई इंट्रिंसिक, कोई उसका इनेट पोटेंशियल वैल्यू है ही नहीं, तो भले ही आज नहीं हो, कल नहीं हो, कभी तो वो फेल होगी। एफटीएक्स या एफटीटी टोकन जो था, इसमें लिटरली बस उसने बना दिया नाम का, एक कोड लिखा थोड़ा सा बना दिया, उसमें वैल्यूज थी ही नहीं, कोई रिकॉग्नाइज वैल्यू थी नहीं उसकी। जैसे ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं एनएफटी से रिलेटेड। एनएफटी कुछ नहीं थे, मतलब जो रिच हैं, ये उनका वे था पुअर को बताने के लिए कि आप लोग पुअर हो, लेकिन बस बोस्टिंग के लिए था, और इसलिए एनएफटी फेल हुई। और इसी रीजन से मेरे ख्याल से एफटीटी भी फेल हो रहा है, बिकॉज अगर उसकी कुछ वैल्यू एक्चुअली भी नहीं है, कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है अपनी लाइफ में, तो कभी ना कभी फेल हो गई। और अच्छा हुआ कि बायनांस या जिसने भी सीईओ ने पहले देख लिया और इसको एक्सपोज किया। एफटीटी कॉइन की इनेट वैल्यू कभी थी ही नहीं ना, लोग एफटीएक्स कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहे थे, एफटीएक्स यूएसए पे इन्वेस्ट कर रहे थे। ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये कंपनी है, ट्रस्टेबल कंपनी है, ट्रस्टेबल सीईओ है, इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और ये आगे बढ़ेगा। एफटीटी कॉइन पे इन्वेस्ट किया नहीं गया था, उन्होंने मस्ती कर दी उसके साथ। फ्रॉडुलेंटली जो उनके मनी मिल रही थी, वो अपने आप वो लोग एफटीटी में कन्वर्ट कर रहे थे और सप्लाई कर रहे थे। बेसिकली सिंपल फ्रॉड है। उनके पास जो फंड्स आते थे, इन्वेस्टर जो उनके पास पैसा लेके आते थे, वो एलिजिबली उन जो यूएस डॉलर्स को थे वो कन्वर्ट कर देते थे एफटीटी टोकन्स में, और किसी को नहीं पता चलता था कि वो जो यूएस डॉलर था वो कहाँ गया। अगर उनसे पूछा जाता था भाई तुम्हारे पास इतने फंड्स हैं तो वो है कहाँ, वो तो सिंपली कह देते थे लो भाई ये लाइक ये एफटीटी टोकन है, इसकी वर्थ है यूएस डॉलर्स में, और एक्चुअली में उस एफटीटी जो टोकन थी उसकी एक्चुअली कोई वर्थ नहीं थी। वो अपनी सारी वर्ड्स अपने जो रेपुटेशन है उस पे बेसिस पे कि मैं बोल रहा हूँ इतनी है इसलिए इतनी है, कुछ रीजन नहीं है उसका एक्चुअली। अरे अगर ये पॉइंट रेस कर रहे हैं तो फिर तो किसी करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं है ना, नोट की क्यों वैल्यू है? क्योंकि हम बोल रहे हैं इंडिया में रुपी रिकॉग्नाइज्ड है, इसलिए वैल्यू उसकी। हाँ आकाश रुपी देखो, नहीं, क्रिप्टो की वैल्यू और जो किसी कंट्री की करेंसी है, तुम उनके बीच की वैल्यू कभी कंपेयर नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता है एक कंट्री में कितनी करेंसी छपती है? कितने तरह की करेंसी, कितनी करेंसी छप सकती है? तरह की नहीं, कितनी करेंसी। मान लो मेरे पास 100 रुपए का नोट है, ठीक, तो मैं उसको कितना छाप सकता हूँ? अगर मैं गवर्नमेंट हूँ, मेरी एक कंट्री नहीं, रेगुलेटेड किस चीज पे रहता है? कितने टोटल जीडीपी है उसके हिसाब से कितना मनी फ्लो हो रहा है। कुछ नहीं, मेन रीजन है गोल्ड रिजर्व।
जिस कंट्री के पास जितनी गोल्ड रिजर्व है तुम उतना ही वो छाप सकते हो, मतलब जो करेंसी है उतनी ही तुम वो रिलीज कर सकते हो। अब तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास सोना इतना है, गोल्ड रिजर्व इतना है, और तुम नोट इतने छाप रहे हो, वो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन करेगी तुम्हारी कंपनी में, बहुत कंपनी बोलो कंट्री में। तुम सिर्फ उतना ही मतलब नोट बना सकते हो जितने उस कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व है। और भाई क्रिप्टो के भाई कोई बेस नहीं है, ये हर कोई जानता है, कोई बेस नहीं है। तो किसी कंट्री की करेंसी और क्रिप्टो कंपेयर करना बहुत बड़ी चीज है भाई। जब बिटकॉइन या वैसे कुछ आए तो वो लोग अपने साथ नई टेक्नोलॉजी लाए थे, ब्लॉकचेन लाए थे कि आपका करेंसी डिसेंट्रलाइज होगी इसलिए आप इसमें इन्वेस्ट करो या कुछ फायदा होगा। एफटीटी बस था कि हम भी वही दे रहे हैं फ्री, मतलब हम लोग बस ले लो, क्योंकि हम भी एक एक्स्ट्रा कॉइन है जिसका आप बिटकॉइन लिमिटेड है ना, बिटकॉइन लिमिटेड है इसलिए उसकी वैल्यू है। हाँ लिमिटेड है, कुछ नया दे रहे हो आपको इसलिए इसकी वैल्यू है। हाँ, बिटकॉइन का तो जैसे बिटकॉइन जो तुम्हारे क्रिप्टो करेंसी है उसका एक मीनिंग है कि हम इसलिए हैं क्योंकि हम एज अ लाइक डिजिटल करेंसी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी साइड में क्रिप्टो करेंसी आई है, हाँ, इसमें तो एक और क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो कि जो क्रिप्टो करेंसी हैं इनका वैल्यू क्या है। तो जैसे कि स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी लिस्ट होती है तो वो अपना कुछ परसेंटेज पब्लिक करती है कि लाइक 20% ऑफ कंपनी पब्लिक है, लोग आएंगे स्टॉक मार्केट में इसको ट्रेड करेंगे, खरीदेंगे, और मार्केट सेंटीमेंट्स के हिसाब से वो जो 20% है उसके लाइक मेरी कंपनी की वैल्यूएशन होगी। लेकिन वही जो कोई ब्लॉकचेन कंपनी है, समझ रहे हो, वो क्या करती है, वो स्टॉक मार्केट में ऐसे नॉर्मली नहीं जाती है। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज हो गई, वो क्या करती है, अपना आईसीओ निकालती है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। उसमें क्या होता है कि जितने कॉइन्स वो निकालती हैं पर्टिकुलर उनको एक वर्थ बनानी रहती है कंपनी की, लोग आते हैं खरीदते हैं और उसके बेसिस पे क्या बोलते हैं डिपेंड करता है कि जो कंपनी है उसकी वर्थ क्या होगी। और जरूरी नहीं कि जो सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो एक डिजिटल करेंसी है या मोड ऑफ पेमेंट के लिए ही इस्तेमाल हो, ठीक है। तुम हमेशा सोलाना को लाइक एज अ डिजिटल करेंसी इस्तेमाल मतलब कर सकते हो, लेकिन उसका मेन पर्पस वो नहीं है, वो एक अलग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल करके हम और नए नए प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम इथीरियम को ले लो, ERC20 टोकन्स के बारे में तुम सबने सुना होगा, ठीक है। बेसिकली ये वो टोकन्स होते हैं जो कि इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बने हैं। इथीरियम ने तुमको एक बेस प्रोवाइड करके रख दिया है, और अभी जैसे अभिजीत मेरा दोस्त है, वो एक ब्लॉकचेन डेवलपर है, वो भी क्या कर रहा है, वो भी इथीरियम ब्लॉकचेन को सीख रहा है, उसकी वो प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक पब्लिश किया जाता है, वो चीज अभी वो सीख रहा है। तो बेसिकली जो जितने भी ब्लॉकचेन हो गए जैसे सोलाना वगैरह हो गया, जरूरी नहीं है कि इनका जो पर्पस है वो एज अ डिजिटल करेंसी खाली ट्रेड करने के लिए ही हो। समझ रहे हो बात को? ये समझ सकते हैं कि फ्यूचर के लिए जो Web3 है, जो क्रिप्टो का वर्ल्ड, वो नीचे ही जाने वाला है, बिकॉज अगर उसमें कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है और हम लोग को अब जैसे बिटकॉइन जैसा कुछ नए नहीं दे पा रहे हैं लोग, तो अब क्या फिक्स्ड है कि अब वो नीचे ही जाने वाला आगे, मतलब बिकॉज अगर लोग उसमें सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज मजा आ रहा है या फिर कुछ ज्यादा ही वॉलेटाइल है वो, तो या तो आगे जाके वो थोड़ा फॉलिड हो जाए, स्टॉक्स टाइप का हो जाए, या क्रिप्टो फ्यूचर बचा नहीं है उसमें। आपको क्या लगता है मोहित? हाँ, तो देखो बेसिकली ऐसा तो नहीं होने वाला है कि ब्लॉकचेन जो नई टेक्नोलॉजी वो एकदम से फ्लॉप हो जाएगी। जैसे कि 2000 के टाइम में इंटरनेट का बूम आया था, नया नया इंटरनेट आया था, लोगों को लग रहा था ये क्या चीज़ आ गई, कितने सारे स्कैम्स हो रहे हैं इसमें, लिटरली इन्वेस्टर्स के बिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्बाद हो रहे थे। वैसे ही सिमिलर सा कुछ सिचुएशन अभी चल रहा है, इसको स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा, अभी 5 साल 6 साल 7 साल भी लग सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को स्टेबलाइज होने में। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी जैसे तुमने इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, वो कुछ हद तक तुमने बहुत सही चीज बोली है। जैसे कि ब्लॉकचेन है, वो अपने साथ एक पर्टिकुलर चीज लाते हैं कि हम तुमको ये नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, तुम एज अ डिजिटल करेंसी इस्तेमाल कर सकते हो। इथीरियम हो गया, तुम इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे ऐप्स बना सकते हो, बहुत सारे डी ऐप्स बना सकते हो, तो वैसे ही जो दूसरे भी ब्लॉकचेन्स है, अब जैसे FTT टोकन जो था उसका इंट्रिंसिक वैल्यू उतना कुछ बड़ा नहीं था, तुम FTT टोकन से उतनी बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर सकते थे। हालांकि उनके पास अलग प्लान्स होंगे कि तुम मेरा टोकन लोगे, तुमको बहुत सारे फीचर्स वगैरह मिल सकते हैं, जैसे कि रिसेंटली ICO वगैरह भी काफी हुए थे FTT प्लेटफॉर्म FTS के प्लेटफॉर्म्स में। लेकिन यार ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो आगे जाके एकदम फ्लॉप होने वाली है। इसमें डेफिनेटली फ्यूचर है, रिस्क बहुत है, अभी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल चल रहा है। जो बात हुई थी इंट्रिंसिक है या नहीं, सबने सुना है एल सल्वाडोर के बारे में। तो भाई तुम समझ रहे हो, अगर तुमने बोला कि अगर डाउनफॉल हो जाता है
तो तुम समझ रहे हो, एक पूरी कंट्री की इकोनॉमी खत्म हो रही है वहां पे। अगर क्रिप्टो नीचे जाता है तो पूरी एक कंट्री की इकोनॉमी खत्म हो रही है। क्या होगा? फिर क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसके? सबको पता है कि एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल कर दिया, तो वहां पे अपनी करेंसी और बिटकॉइन के बीच में ट्रेड कर सकते हो। तुम्हें कोई सामान लेना है, तुम करेंसी की जगह बिटकॉइन ट्रेड कर सकते हो। तो समझ लो जिन लोगों ने ये कर रखा है, तो अगर एक तरीके से इंट्रिंसिक नहीं है और पूरी डाउनफॉल मारता है, तो क्या पूरा एल सल्वाडोर जो है वो खत्म? तो भाई इस पे कुछ कमेंट नहीं हो सकता है। और मोहित ने जैसे बोला कि हाँ, अभी जो टेक्नोलॉजी है वो नई है। लिटरली भाई दुनिया में सिर्फ 1% लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, और जिनको पता है, मतलब जो कीन है इसके बारे में कि नॉलेज गेन करे इसके बारे में। बाकी 99% तो टेंशन भी नहीं लेते कि भाई हो क्या रहा है। सेम एज इंटरनेट, शुरुआत में सिर्फ 1% लोगों को पता था, और अब 99% ऑफ द प्लेसेस में है इंटरनेट। नेसेसिटी बनी है। तो हो सकता है कि चांसेस हैं, भाई कोई चांस मिस नहीं करता है यार। हम लोगों ने पहले ही चांस मिस कर दिया जब बिटकॉइन नया नया आया था। वो बात अलग है कि इंडिया में हर चीज लेट आती है, और फॉरेन में रहते तो भी कुछ इतना वो नहीं था। तो इंडिया में लेट आने के बाद भी अगर हम लोग 1% में हैं जिनको पता है कि नेक्स्ट 20 years में क्रिप्टो कैन बूम, तो क्यों नहीं उसमें इंटरेस्ट है? तो कैन बूम, बट व्हाई विल इट? लाइक ऐसा क्या अभी दिख रहा है व्हाई विल इट? इस रीजन व्हाई से? विल इट? सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाई विल इट? मेटा, एप्पल को छोड़ के जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, सबने इन्वेस्ट करा है, जिसमें मेन जो है गॉडफादर मेटा है। ठीक, वो नीचे जाने नहीं देगा। उन्होंने इतनी वैल्यू, इतनी वॉल्यूम में उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करे हैं कि वो नीचे जाने नहीं दे सकते। बैंकरप्ट हो जाएंगे वो लोग। भाई माइक्रोसॉफ्ट ने लगाया पैसा। और वेब 3.0 की बात करें तो एज ए इंडियन, भाई मुकेश अंबानी ने 2 साल ऑब्जर्व करा है, क्रिप्टो हाइप पे गया, उसने सब कुछ देखा है। हाइप पे जाने के बाद उसने वेब 3.0 पे, जैसे कि अभी मैंने शुरुआत में बताया था, शायद सैंडबॉक्स, और दूसरा कौन सा था मोहित? आवे, एव, नहीं नहीं, जिन्होंने डिजिटल प्लॉट्स बनाए थे, डिजिटल लैंड बनाया था, सैंडबॉक्स था, और एक डिसेंट्रलैंड, डिसेंट्रलैंड माना, हाँ। डिसेंट्रलैंड। तो जो डिजिटल प्लॉट्स हैं उनकी सबको पता है वैल्यू कितनी ज्यादा थी। तो इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी ने 3000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हैं सिर्फ क्रिप्टो पे। 3000 करोड़, समझ लो। किस चीज पे किए थे? किस चीज पे? डिजिटल लैंड्स पे। तुम कभी एक काम करना, तुम सैंडबॉक्स की ऑफिशियल साइट पे जाना, वो तुम्हें एक एंट्रेंस देंगे, तुम एंटर करके देखना। जो स्नूप डॉग्स और जस्टिन बीबर के शोज हुए थे, जो वेब 3.0 वर्ल्ड में हुए थे, तुमने कभी विजिट करा है? मतलब लिटरली अगर तुम ऑक्यूलस नहीं है विजिट भाई, करना, हाँ, ऑक्यूलस नहीं है भाई। तुम लिटरली कभी विजिट करके देखना, तो वहां पे प्लॉट्स हैं, और जो कि कंपनी ने खुद खरीद के रखे हैं, जिसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टर बाइनेंस है। सैंडबॉक्स के बिल्कुल सेंटर पे सबसे बड़ा प्लॉट बाइनेंस का है। और वो होता क्या है, यूज समझना। तुम वहां पे गेम्स बना सकते हो। मान लो मैं एक वेब 3 एस्पिरेंट हूँ, मैं गया और तुम्हारे प्लॉट के सामने में तुमने कुछ गेम्स रखे हैं, मैं अंदर गया, खेला, उन्हें रेट करा। जितना खेल के मैं उन्हें रेट करूंगा, तुम्हारी रेटिंग उतनी बढ़ेगी। उसके बाद तुम्हें जो एज मतलब समझ लो मुझे गेम खेलने में अच्छा लगा, मैंने तुम्हें रिवॉर्ड में कोई भी क्रिप्टो करेंसी टोकन के तौर पे दे दी। तो समझ रहे हो, अल्टीमेटली तुम्हारे पास एक इनकम आ रही है जो तुम्हें हेल्प करेगी उस गेम को और डेवलप करने में। ऊपर से हो गया थोड़ा लगता है। जो वर्ल्ड है पूरा, ये फिजिकल तो है नहीं। हम्म। हाँ बोलो। तो क्या हम लोग इस फ्यूचर के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं कि जिसमें हाँ, हम लोग तुमने लिटरली नहीं सीट से देखो, बैठे तुमने होंगे वेब 3, ऑक्यूलस लगा के, और कोई हाँ फिजिकल हाँ अटैचमेंट होगी नहीं। तो क्या सही में हम लोग को हाँ, लगता है कि हम लोग बैठे हैं 4-5 हम लोग, मतलब कि हम लोग को सब मतलब फिजिकल टच चाहिए होता है। अभी ऑनलाइन पे ज्यादातर लोग वैसे हैं जो मतलब जो हम लोग जैसे इंट्रोवर्ट हैं, या फिर वो होना पसंद नहीं है,
तो बस ऑनलाइन ऐसे लोग आते हैं जो कमेंट करते हैं, सबसे ज्यादा व्यूज देते हैं यूट्यूब वीडियोस पे। देखो तुम्हारे ये क्वेश्चन में ही ट्रैक्ट तुम्हारा करते आंसर है। हैं। तुमने जो वर्ड मेंशन करा इंट्रोवर्ट, ठीक, तुम भाई फिजिकली किसी से मिल नहीं सकते हो। तुम अगर किसी से मिलते हो फेस टू फेस तो तुम्हें थोड़ा मतलब शाय फील करते हो, पर वहीं अगर तुम टेक्स्ट या फिर मैसेज वगैरह में बात करते हो तो तुम बिल्कुल ओपन हो जाते हो। ठीक, सेम अगर वेब 3.0 को लो, तुम फिजिकली इंटरेक्ट करने में किसी से डर रहे हो, पर वही सोचो तुम चीज वर्चुअली कर रहे हो, वो तुम अनरियल हो, रहेगी, वो रियल नहीं रहेगा वो सर। अनरियल रहे। एग्जैक्टली वही तो पॉइंट है, वो अनरियल रहेगी। अनरियल रहेगी, तुम फिजिकली वहां पे होगे नहीं, जिससे तुम बात करे वो फिजिकली वहां पे होगा नहीं। तुम टोटली ओपन अप हो सकते हो, समझ रहे हो? मेरा ओपिनियन ये है कि वेब सी को कंज्यूम ना किया जाए बट क्रिएट किया जाए। तो हम लोग एज अ डेवलपर या कंटेंट क्रिएटर उस पर रह सकते हैं, बट एज अ कंज्यूमर वो काफी टॉक्सिक जगह हो सकती है, या मैं पर्सनली ऐसे वर्ल्ड में नहीं रहना चाहूंगा। अब लेकिन अगर ये हो ही रहा है तो इसका यूज करते हैं और इसको भाई क्रिएट करने में करते इंडिविजुअलिस्टिक हैं, ना कि कंज्यूम करना। इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी जो होती है वो सुसाइड पे जाती है भाई, जापान को देख लो। हाँ, सुसाइड रेट काफी तो हाई ये है बीच उस में कंट्री में। सुसाइड के तो बीच में आ गया। भाई ये जो लैक ऑफ टच है ना, ये बहुत डेट्रीमेंटल चीज है। Exactly. देखो ऑनलाइन में हर चीज भी उतनी अच्छी नहीं हो सकती है। लेकिन अब वेब थ्री को खाली हम ऐसा नहीं देख सकते कि जो लोग शाय हैं कि उन्हीं का एक लाइक ड्रीम प्लेस हो जाए, या हो भी सकता है कि अगर जैसे कि मैं हूँ लाइक मुझे ट्रैक करना उतना अच्छा अगर नहीं लगता लोगों से, मैं ऑनलाइन जाऊंगा, ऑनलाइन बात करूंगा, डेफिनेटली ऑनलाइन में किसी कुछ बोल दूंगा, तो वो फिजिकली मुझको हार्म नहीं कर सकता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, but वही कोई चीज अगर मैं ऑफलाइन में जाऊंगा किसी से कुछ भी करने और सब लोग सामने वाले को बुरा लग गया तो लिटरली फिजिकली मुझे डैमेज कर सकता है, मुझे हार्म कर सकता है। तो एक पॉइंट ये हम कह सकते हैं कि इस चीज को लेकर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ वही चीज नहीं है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और बहुत सारे दूसरे रीजन भी, जैसे कि अभी इसने बोला आकाश ने कि लैंड्स वगैरह, डिजिटल लैंड्स लोग काफी परचेज करे, स्नूप डॉग हो गए और मुकेश अंबानी ने भी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है वेब थ्री में। तो ऐसा तो नहीं है कि आगे जाके ये चीज फ्लॉप हो जाएगी या काम नहीं करेगी, फेलियर हो जाएगी, ऐसा नहीं है, काम करेगी। सक्सेस तो मिलने वाला है, बट हाँ, क्या हम लोग चाहिए कि ये अच्छा है एक्चुअली हमारे लिए? बिकॉज तुम तो गेम ही करते हो, तुम जो टीममेट्स मिलते होंगे, क्या मतलब इंटरेक्टिंग या होना चाहिए ना? हम लोग ऑलरेडी एक वर्ल्ड में रहते हैं, हम किसी दूसरे पे एस्केप करना चाह रहे हैं। कितने आवर्स करना चाहिए एक दिन में? ये सही है, हेल्दी है बिल्कुल भी। भाई Point अच्छा right देख है। के सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं करती। रेजिस्टेंस जो तुम कर रहे हो वो रेजिस्टेंस है। सोचो कि इस समय मैंने इंटरनेट बनाया है और मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि तुम यहाँ से अमेरिका में बैठे लोग से बात कर सकते हो। ठीक, तो जो इनिशियली उस टाइम पे लोग होंगे उनको क्या लग रहा होगा कि नहीं ये सब नहीं होना चाहिए और हम लोगों के बीच में बॉन्डिंग कम हो जाएगी और जितने हम लोग सोशल रहते हैं वो सब कम हो जाएगा। शुरुआत में हुआ होगा ये, तभी इंटरनेट तुरंत हाइप पे नहीं गया। इट टुक अ टाइम थोड़ा सा, उसके बाद एकदम से हाइप पे, थोड़ा टाइम फिर हाइप पे। तो वही मान सकते हैं हम लोग कि अभी भी जो वेब 3.0 है काफी लोग रेजिस्ट कर रहे हैं। जैसे तूने बोला कि अच्छा नहीं होगा या फिर थोड़ा कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो वो अभी स्ट्रगलिंग फेज है। और गारंटी है इस बात की कि एक टाइम पे वेब 3.0 हाइप पे जा सकता है। इंटरनेट के साथ भी सेम केस था, पर वो गया हाइप पे। यहाँ पे 50-50 चांसेस हैं, हाइप पे जा भी सकता है या पूरी तरीके से तो डिमोलिश नहीं होगा। मतलब जिस तरीके से देखो, जिस अमाउंट में इन्वेस्ट हुई चीजें उसके ऊपर, तो पूरी तरीके से तो नहीं खत्म होगा। राइट, अग्री करते हैं पॉइंट से। आयुष कुछ इसमें ऐड ऑन देना चाहोगे? भाई मुझे तो लगता है कि कैसे पता कि वेब 3 ही नया इंटरनेट है, कुछ बोल नहीं सकते अभी, कुछ एक्चुअली भी श्योर नहीं है। मेरे ख्याल से वेब3 के पास मतलब बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हम लोग को देता है, तो यूज तो कर सकते हैं हम लोग, बट जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं मेरे ख्याल से वो एक हेल्दी प्लेस नहीं है। हाँ देखो, हेल्दी प्लेस का डिस्कशन नहीं है ना, सोसाइटी हेल्दी देख के थोड़ी प्रोग्रेस करती है। इंस्टाग्राम सोसाइटी इस डायरेक्शन मूव कर रही है, यूज करते हैं बिल्कुल। भाई इंस्टाग्राम हेल्दी है क्या मेंटल हेल्थ के लिए? लोग यूज कर रहे हैं ना। इंस्टाग्राम है क्या जो लोग पोस्ट के लिए करते हैं और कुछ नहीं। हाँ भाई, जो चीज हाइप पकड़ लेती है। एक फैक्ट है कि सिर्फ 17% लोगों को तुमको दिखाना है कि कूल है,
कोई चीज, अगर 17% लोग बिलीव कर लेते हैं कि वो कूल है तो वो ट्रेंड बन जाती है। देखो कितनी ऑब्वियस चीज बोली, ठीक। बिल्कुल यही पॉइंट देखो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। अगर तुम वेब 3.0 को देखो तो सिर्फ इंटरेक्शन के लिए नहीं है। मैंने बताया था स्नूप डॉग और जस्टिन बीबर ने वहां पे कॉन्सर्ट करे थे अपने, समझ रहे हो। वो अपना भाई तुम देखो एक तरीके से वो अपना बिजनेस फैला रहे हैं भाई। स्नूप डॉग और जस्टिन बीबर के पास काम क्या है? गाने गा के लोगों को दिखाना। जितने लोग गाना सुनेंगे उतने वो प्रोग्रेस करेंगे। तो भाई वेब 3.0 को एज अ वो लोग प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां पे वो लोग अपने टैलेंट को पोर्ट्रे करें। मैं बिजनेसमैन हूँ, बाइनेंस बिजनेस करता है, ठीक। उसने सैंडबॉक्स से सबसे बीचों बीच उसने खरीद के रखा है प्लॉट, और सिर्फ वहां पे बाइनेंस लिखा है बड़ा सा, एडवर्टीजमेंट है उनका। स्नूप डॉग और जस्टिन बीबर बीबर ने वहां पे प्लॉट्स लिए हैं, वहां पे उन्होंने अरीना टाइप का बनाया है, वहां पे वो लोग कॉन्सर्ट करते हैं अपने। उसके भाई अब तुम समझ रहे हो, एक वर्चुअल जगह है, तुमने वीआर लगाया हुआ है, ठीक। एक वर्चुअल जगह है, वहां पे एक वर्चुअल अरीना है, और वर्चुअल अरीना पे जाने के लिए तुम्हें एक टिकट लगेगा, तुम्हें वो भी देना है वहां पे। समझ लो भाई कितनी मतलब फ्यूचरिस्टिक चीज लग रही है। लोग रेजिस्ट कर रहे हैं पर वो कितना फ्यूचरिस्टिक है। एक लेजी तुमने टोकन दिया, तुमने एंटर करा, ठीक। अब वो सेलिब्रिटी जिसको तुम वहां पे नहीं, मतलब अगर तुम रियल वर्ल्ड में सोचो कि एक कॉन्सर्ट हो रहा हो और तुम जस्टिन बीबर के सबसे मतलब सबसे आगे वाले उस पर चले जाओ, फ्रंट सीट भाई बहुत ही महंगी होगी। और वही चीज सेम वर्चुअल हो रहा है। तुम फिजिकली नहीं गए हो पर तुम वहां फिजिकली प्रेजेंट हो। तुम्हें ऐसा भाई वीआर में सेम इफेक्ट आता है, 3D इफेक्ट पूरा हाँ लगता है। डेफिनेटली श्योर। भाई कितना फ्यूचरिस्टिक है। और स्नूप डॉग ने शायद अपना पहला शो फ्री करा था सबके लिए, कोई भी आ सकता था वहां पे। तो सिर्फ एक इंटरेक्शन तो नहीं है, इट इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे तुम अपने आप को मतलब प्रमोट कर सकते हो। प्रमोशन भाई इंस्टाग्राम पहले क्या था? भाई इंस्टाग्राम पता है फेसबुक ऐड देता था इंस्टाग्राम की कि इंस्टाग्राम डाउनलोड करो और यूज करो। आज ये कंडीशन आ गई इंस्टाग्राम को फेसबुक के ऐड देने पड़ रहा है कि फेसबुक यूज करो। मेरा फेसबुक सीम्स टू लाइक डेड हो रहा है धीरे धीरे, ऐसा लग रहा है लाइक इंस्टाग्राम ही है। फेसबुक आजकल हाँ ये लिटरली यंग जनरेशन में कौन ही इस्तेमाल करता है फेसबुक। भाई आ तो गया है, अंकल एंड आंटीज यूज फेसबुक। हाँ खत्म, उनके उनके खत्म, जमाने का है अभी। जोक बना के रख दिया फेसबुक को। वो लोग अपने से थोड़ी करते होंगे, इनकी जो मार्केटिंग टीम होती होगी वो डिस्कस करती होगी ना, वो तो हर चीज में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर देते होंगे कि चलो लूना चल रहा है भाई, लूना में डाल देते हैं थोड़ा पैसा सैंडबॉक्स में डाल देते हैं। तो वो तो उस चीज के लिए कर रहा है ना, वो थोड़ा थोड़ा हर चीज में डाल देते हैं, जो काम कर गया, नहीं किया नहीं किया। टिपिकल इन्वेस्टिंग, 1000 चीजों में ये इन्वेस्ट करो, 10 में एंजल निकलेंगे। ये मेरे तुम्हारे तरीके लोग हैं जिनको पैसा दिखता है और वो भी क्रिप्टो इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर 10,000 के 1,500 मेरी तरीके लेके बैठ जाते हैं। भाई जो जो शार्क्स है ना इसके पीछे, समझ रहे हो, जिसने अभी इतना बड़ा स्कैम करा, ये आज करनी है भाई। उसने प्री प्लान कर लिया होगा 2-3 साल पहले कि हम्म, बनाएंगे सबको वो ट्रेडिंग फीस लो रखेंगे, लोगों को गेन करेंगे, अच्छा वॉल्यूम जाएंगे कि इन्वेस्ट करके सिर्फ पैसा बनाना है। भाई सबके साथ थोड़ी ना होता है ये चीज। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम उस प्लेटफॉर्म को यूज करके कैसे अपने आप को प्रमोट कर लें, और वो हो भी रहा है, बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है। भाई भाई मुझे मुझे तो तो लगता सबसे है बस हाइप है, सैंडबॉक्स वगैरह, है। सैंडबॉक्स वगैरह बस भाई हाइप है मुझे लगता है। हाँ हाँ, कुछ कह नहीं सकते हैं। अब देखो तो चेंज खुद तो को होगी, देखो, सब तो नहीं रहे। भाई कुछ हम लोग लोग ठीक कीवी है। है ना, तो हमको लग रहा है, जनरल पब्लिक से पूछोगे ना उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है सैंडबॉक्स में। हाँ अपने एक्चुअली क्लास में जाके पूछेंगे 72 क्लास से 36 को पता भी नहीं होगा क्या है उधर, क्या हो 36 लैक रहा ऑफ अवेयरनेस भी बोल सकते हैं, लेकिन 80% क्या को नहीं 36 पता होगा ब्लॉकचेन होता क्या, 80% को नहीं पता बीइंग होगा। ऑप्टिमिस्टिक है। भाई 80% की बात करो, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी क्लास में किसी को नहीं पता होगा यार। उन्होंने खाली इंस्टाग्राम पे थोड़े बहुत ऐड वगैरह देख लिए होंगे, क्रिप्टो ये क्रिप्टो वो, बस और कुछ नहीं। उनको कोई नॉलेज नहीं है यार, कोई नॉलेज नहीं है कि मेजोरिटी को तो अब तुम डेफिनेटली नहीं होती है बट भाई हमको भी क्या उनको ही नॉलेज है यार, हम भी 4 आर्टिकल पढ़ के ही बोल रहे हैं। सही बात है। नहीं हाँ भाई। देखो नॉलेज लेना इसी से स्टार्ट होता है बेसिकली। अब अब कहीं जाके कोई घोट नहीं पिला देगा जिससे ब्लॉकचेन के एकदम हम लोग लाइक राजा बन जाएंगे।
थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा। एंड अब जैसे कि ये लोग थे सैम बैंक में, जैसे इन लोगों ने क्या किया होगा, इनिशियली इस चीज़ को पकड़ा हुआ कि भाई ये एक लाइक लूप होल है, इसको पकड़ते हैं, बाद में पकड़े जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, जब तक नहीं पकड़े जा रहे हैं तब तक अपना इससे प्रॉफिट अपना बनाते रहे। पैसे बनाना तो सब खोजते हैं भाई, जो सबको चाहिए जो एज है ना हम लोगों की, जो एज ना, हर चीज एक्सप्लोर करनी चाहिए भाई। वो वाली एक्सप्लोर करने की बात नहीं कर रहा, समझ रहे हो, ये एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं लिटरली बता रहा, मेरे भैया एक फ्रेंड है, तो वो लाइक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, मतलब गवर्नमेंट क्या, यूपी बोर्ड स्कूल से पढ़ा है। तो मुझे नहीं लगा था उनको इतनी नॉलेज होगी। मुझे क्रिप्टो के बारे में जीरो पता था, जीरो, ठीक। और जहाँ पे मैं जिम जाता था, वो मतलब जो जिम ट्रेनर था भाई, उसको भी क्रिप्टो के बारे में पता था भाई। उस टाइम पे मतलब आज से 2 साल पहले उन लोगों ने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे क्रिप्टो के ऊपर, और मुझे क्रिप्टो के बारे में जीरो इन्फॉर्मेशन थी। उनको देख के मैंने इन्वेस्ट करना चालू करा भाई। अब कंडीशन ये है, मुझको उनसे ज्यादा पता है, पर उन्होंने अपने टाइम पे बहुत ज्यादा, समझ रहे हो, भले ही वो भी लॉस में हूँ, लेकिन उन्होंने एक्सप्लोर तो करा। और जो जिम ट्रेनर था भाई, उसने उस टाइम पे ही तकरीबन भाई 5-6 लाख रुपए बना लिए थे, लिटरली मुझसे मुझसे कम पढ़ा लिखा भाई, उसने पढ़े लिखे होने से पैसे नहीं होते। से बना लिए। अब रियलिटी है। वो मुझे कह रहा था कि भाई मैंने थोड़ा बहुत 1-2 महीना पढ़ा, मैं उनके पास गया, मैंने कहा भैया ये वो। कहता भाई अब तो मैं एक छोटा सा वो माइनर ले रहा हूँ। मैंने कहा ये क्या होता है? कहता तुम्हें ये नहीं पता? उसने, मैंने पूछा क्या होता है, तो उनका वो क्रिप्टो करेंसी माइन करता है मेरे लिए। भाई समझ पीसी लो 2 बोलते साल थे भाई। पहले की बात बता रहा हूँ, 2 साल पहले, 2 साल से भी ज्यादा हो गया। माइनिंग रिग वो बात कर रहे होंगे उसकी। अरे वो ओपन माइनिंग ओपन सीपीयू, ओपन पीसी होता है ना, बना लो ना, बेटर है तो। अभी तो हम लोग बना के रख दें, क्या पीसी ही जाता है। पीसी पे बहुत स्लो है, लैपटॉप पे बहुत स्लो है। एक अलग से एक सेटअप आता, थोड़ा सा ज्यादा महंगा था उस टाइम पे, 50-60 हजार रुपए का था, भाई पर उसका नेट प्रॉफिट उन्होंने लैपटॉप पे अगर हम लोग माइन करना स्टार्ट कर देंगे ना, 2 दिन में बैटरी पक जाएगी। ठीक है, उसके लिए एक अच्छा खासा डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वगैरह भी चाहिए रहता है, काफी स्ट्रॉन्ग, जो कि लाइक कंटिन्यूअसली माइन कर सके। एंड भाई टेम्परेचर्स मेन होते हैं माइन करने के लिए। हाँ, कूलिंग सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग चाहिए रहता है। हाँ, और और रिसेंटली अलग से कोई रिग नहीं आते हैं माइनिंग के लिए। माइनिंग के लिए सिंपल पीसी ही यूज होता है, बस ओपन केस यूज होता है, क्लोज केस नहीं। अरे हाँ, हम लोग तो यार टॉपिक से काफी भटक गए, डिस्कस कर रहे थे स्कैम बैंक में तो साथ ज्यादा ही हो गया, अलग हो गया। रीजंस फॉर डाउनफॉल डिस्कस कर रहे थे। चलो ठीक है, वो चीज हो गई। अब बात करते हैं कि ये जो डाउनफॉल हुआ है एफटीएक्स का, इसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे मार्केट में, नॉर्मल पब्लिक पे, और उन लोगों पे जो लोग सोच रहे थे कि हम आगे जाके क्रिप्टो को परसीव करेंगे नॉलेज के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, एंड डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आकाश, पहला क्या इफेक्ट होगा? भाई देखो, जो मेन पब्लिक है, मेरे तुम्हारे तरीके, सबसे पहला जो आएगा कि डाउट, कि जो दुनिया का सेकंड सबसे मतलब लार्जेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था, अगर वो लोगों के साथ स्कैम कर सकता है, तो क्रिप्टो पे ट्रस्ट करने का फायदा ही क्या? भाई मैं क्यों क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूं जब मुझे पता है मेरा पैसा डूब जाना है अल्टीमेटली। तो सबसे बड़ा जो चीज है वो है डाउट लोगों के मन में। और भाई कोई नहीं चाहता कि उनका पैसा डूबे। एफटीएक्स भाई, एक तरीके से तुम देखो कि एफटीएक्स डूबा, ठीक, 2 साल से क्रिप्टो में बेयर मार्केट चल रही है, 3 साल से सबको पता है। बीच में अभी इससे पहले टेरा के बारे में सुना था, टेरा लूना। इन्वेस्ट भी किया था भाई उसमें, तो बहुत लोगों का पैसा डूबा है उसमें, बहुत ज्यादा। मेरे देखते देखते 66,000 INR में था, सही था ना, 60 के आसपास था ही, क्यों? ₹1 के नीचे चला गया, ये पता है। ₹1 के नीचे चला गया, ₹1 के नीचे। और तुम क्या सोच रहे हो भाई, एक टोकन जिसकी वैल्यू 66,000 थी, और मतलब बस इन अ डे वो मतलब 0 के नीचे हो गया। तो भाई इन्वेस्टर्स के मन में सबसे मेन प्रॉब्लम आ रही है डाउट, कि अब इन्वेस्ट करें या ना करें। और भाई ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े लेवल पे स्कैम्स हो रहे हैं कि
लोगों का ट्रस्ट उठ रहा है क्रिप्टो से। हाँ सही कह रहा है, ये स्कैम वगैरह नॉर्मल पब्लिक पर तो काफी प्रेशर डालती चलो है भाई कि क्लियर कट बताओ, तुमको क्या लगता है अब क्रिप्टो वापस पीक करेगा कभी? मेरे को बिल्कुल तो नहीं लगता। बिल्कुल करेगा। भाई कर भी क्रिप्टो सकता पीक है करेगा। अभी नहीं होगा, किस कुछ अभी टाइम तो लगेगा। कितना हाँ साल? आदि आदि भाई बोलो बोलो। 4, मेरी तरफ से 4। पर क्रिप्टो अगर गैलेक्सी 4 जो भी यूनिवर्स है, अब इसमें आपको इन्वेस्ट करना है अपना टाइम बीइंग, तो आप उसमें करो भाई जिसमें आपको लगता है कि फ्यूचर है, इसमें आप बिलीव करते हो। बिकॉज इंस्टाग्राम भी बहुत यूजफुल हो सकता है, लेकिन आप यूज कैसे करते हो उसको वो डिपेंड करता है। तो अब हम लोग जिस भी फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आपको लगता है उसमें आप कुछ क्रिएटर टुवर्ड्स बनो। और क्रिप्टो में भी वही देखो, अगर आपको लगता है कि बढ़ेगा, ये एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता है, कोई पता हो नहीं सकता किसी को कि कम होने वाला, ज्यादा होने वाला, क्या होने वाला है। नहीं भाई, फिर भी डिसेंट्रलाइज्ड है तो तुमको क्या लगता है कि कभी हैक्स पर्सनली रुकेंगे? ये सब डेथ स्पाइरल्स और ये सब जो भी हो रहा है, सब रुकेगा कभी? पर्सनली भाई, बिटकॉइन में और इथेरियम जो सॉलिड है कॉइन्स, जो स्टार्टिंग से है, ये मेरे ख्याल से ऊपर बिल्कुल जाएंगे दोबारा, और आगे जाके काफी बड़ा रोल रहेगा इनका। हो सकता है सारे एक्सचेंजेस, सारे जो भी करेंसी का यूजर है मेटावर्स में, सब यहीं से हो। लेकिन पर मेन पॉइंट वहीं पे आ गया कि अगर अभी भी तुम्हें इन्वेस्ट करना है क्रिप्टो में, तो सबसे सेफ पॉइंट है जो गॉड फादर्स थे क्रिप्टो के, उन पे इन्वेस्ट करो। सोलाना, इथेरियम, सोलाना में मत करो बिटकॉइन, भाई। बस ये 3। भाई अब सोलाना एक तरीके से अब ठीक है, अब कुछ कर नहीं सकते, पर है भाई, वो गेम में है अभी, अब बाहर नहीं है। बिटकॉइन चीज ये है ना, सोलाना में जो सोलाना ब्लॉकचेन है उसका इस्तेमाल काफी सारी चीजों में की जा सकती है। जैसे जो बैंकिंग सेक्टर है वहां पे सोलाना का इस्तेमाल काफी किया किया जा सकता है, स्पेशली फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। वहां पे तुम लाइक ब्लॉकचेन का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हो कि जैसे तुम्हारे जो इन्फॉर्मेशन होती है, काफी बार सुनते हैं ना कि लाइक हैकर्स ने हैक कर लिया इसके सर्वर्स, डेटा चुरा लिए। अगर आप ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हो तो कम से कम आपका जो पूरा सिस्टम है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं कर पाएगा यार। क्योंकि जानते हो जैसे ब्लॉकचेन तुम्हारा क्या होता है, लाइक एक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी एक कंप्यूटर में स्टोर दी रहती है, वो थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स में सेव रहती है। अगर तुमने एक कंप्यूटर भी हैक कर लिया तो पूरा जो 1000 कंप्यूटर वेरीफाई करने के लिए बैठा है, तुम उसको हैक नहीं कर सकते हो। मतलब बहुत ही लाइक नेक्स्ट इम्पॉसिबल चीज है, समझ रहे हो? तो आई सपोर्ट कि ब्लॉकचेन तो आगे जाएगा, लाइक ब्लॉकचेन का बहुत खतरनाक फ्यूचर होने वाला है, बहुत ज्यादा ये डेवलप करेगा। हाँ अभी क्रिप्टो करेंसी जो कि एक पार्ट होता है इन सब चीजों का, वो थोड़ा भी काफी वॉलेटाइल चल रहा है, काफी रिस्की भी है ये सारी चीजें अभी करना, स्पेशली जब रिसेशन भी चल रहा है, रशिया यूक्रेन का भी चल रहा है, इंडिया में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स अभी हैं मॉनेटरी रिलेटेड। कुछ टाइम पहले लाइक कुछ इंटरेस्ट रेट्स वगैरह भी हाइक किए हैं आरबीआई ने इंडिया में, कुछ 6.5% से बढ़ाया था। टॉपिक रैप अप करते हैं, उसके बाद थोड़ा हाँ डिस्कस करते हैं। काफी यार भटक जाते हैं हम लोग टॉपिक से। तो इफेक्ट्स ऑफ डाउनफॉल हो गया, और हाँ इफेक्ट्स ऑफ डाउनफॉल में एक और चीज आती है कि जो क्रिप्टो मार्केट की वैल्यूएशन है, जो पूरा क्रिप्टो मार्केट है 3 ट्रिलियन से अप्रॉक्स काफी ज्यादा गिर गया था, 890 बिलियन हो गया था कुछ टाइम पहले जब बहुत खतरनाक तरीके से सारी चीजें हुई थी। तो अभी जो FTX का कोलैप्स हुआ है, इसमें लग रहा है कि जो क्रिप्टो का पूरा मार्केट था उसकी, तुम्हें क्या लगता है वैल्यूएशन कम हुई होगी? आकाश थोड़ा बताओ इसमें। भाई देखो, ऑब्वियस ही चीज है, इतना बड़ा सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एकदम से गायब हो जाए, जो पैसा वहां पे लगा था गायब हो जाए, टोकन्स जो कॉइन्स थे सब गायब हो जाए, तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है वॉल्यूम ऑफ मनी पे। और वो जैसे बताया तुमने, शुरुआत में $3 ट्रिलियन थी, अब 390 बिलियन के आसपास बची है। एक्चुअली 890 बिलियन था भाई, 890 बिलियन के आसपास बची है। हाँ। तो कितना गायब हुआ है? इसने कितना गायब करा है? इसकी भी शायद वर्थ अप्रॉक्स $2 बिलियन है। 90% से गिरी है इसकी वर्थ। नहीं, इनकी 13-14 बिलियन पे बैठा था। टोटल वर्थ कितनी थी? 13 या 14 बिलियन पे बैठा था ये सैम। अपने जो मैक्सिमम लेवल पे था उस टाइम शायद कुछ 16-17 बिलियन तो मैंने सुना था जब इसका मैक्सिमम था, और अभी इसकी रिचेस्ट क्रिप्टो बिलियनर था ये। हाँ, और अभी शायद 1 बिलियन या उसके आसपास से कुछ रिवॉल्व कर रही है। अब जब
इतना डाउनफॉल हो गया तब 1 बिलियन है, हाइप पे 13-14 बिलियन था भाई, समझ लो। मतलब हम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा नहीं, पर फिर भी इफेक्ट पड़ेगा। और अभी देखो मार्केट लाल हो रखी है पूरी, कह रहा है ऑब्वियस ही चीज है यार, मैं मेरे पास 100 रुपए हैं, तुम मुझसे 3 रुपए भी ले लोगे, ऑब्वियस है मेरे लिए लॉस है। और जैसे कि अगर लास्ट 2 डेज की बात करें तो जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट है वो भी बहुत बुरी तरीके से गिरा है। शायद कल की बात है या परसों की बात है, काफी बिलियंस ऑफ डॉलर्स। 495 हाँ, आज ही पढ़ा हूँ, बाद में 495 बिलियन डॉलर वो स्टॉक बाद में मार्केट देखते गिर हैं, वाइप आउट हो गया पूरा मार्केट से। चलो ठीक है, उसको उसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। खत्म कर, बाद में नहीं अभी हाँ डिस्कस करता है थोड़ी देर में। हाँ, चलो ठीक 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 है। तो ठीक है, ये पूरा मैटर हुआ था, घोटाला हुआ था एफटीएक्स का। तो अरे स्कैम की तो बात की ही नहीं भाई। ओह, स्कैम स्कैम मीन, चलो बताओ भाई, डिस्कस करते हैं आयुष। बैक एंड से Short of सर्वर्स content. खुले थे एफटीएक्स के, और लगभग फिर से सारे जो ट्रेडिंग थी चालू हुई थी, और कितना 2 बिलियन ने 1.7 बिलियन ऐसा कुछ कैश इन कर लिया था उसने और भाग गया। हाँ, सैम बैंकमैन फ्राइड भाई, पैसा निकाल के भाग गया पीछे से। क्या भाई, उसने बताया उसने आने वाली 10-15 जनरेशन, क्या 10-15-100 जनरेशन के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया, अब तक धरती रहेगी तब तक उसके पास पैसा रहेगा। भाई केस भी तो इकट्ठा कर लिए। कुछ नहीं भाई, बस भाई उसके ऊपर केस जीरो 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 भाई जीरो। उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था कंट्री में। अरे उसकी माँ सेनेटर वगैरह थी यार। वो तो है, प्लस जो बाइडेन का जो इलेक्शन कैंपेन चला था ना इस साल, हाँ, डेमोक्रेट्स के लिए कितना हाँ, बिलियन भाई, भाई बहुत उसने डोनेट किया था इलेक्शन कैंपेन्स में। भाई मैं तो कहता हूँ कि देखो विजय माल्या भी है, इंडिया से पैसा ले रखा है, ब्रिटेन में जाके बैठा है, सबको पता उसने पैसा ले रखा है, इंडियन गवर्नमेंट को, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को, लेकिन क्या भाई वो आराम से जी रहा है वहां पे, कोई कुछ कर पा रहा है क्या? और वो प्राइम मिनिस्टर बन गया ना कोई, रौनक नाम का। तो कंक्लूजन क्या निकला है ऋषि सबका? ऋषि स्टॉप सुनक मेकिंग बना है। हीरोज आउट ऑफ पीपल। हाँ, which is Sunak, sorry, रौनक सुनक। तो इसको तो क्या मतलब ये? नहीं कुछ नहीं भाई यार, कुछ नहीं भाई, वो इंडियन ओरिजिन का है, इंडियन थोड़ी ना है। हाँ, इंडियन क्या ओरिजिन सब और भाई वैसे भी यूपी के प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर है में। हाँ, प्राइम मिनिस्टर और president मानव यूपी के president। और उसके बाद तुम अगर ये देखो कि जैसे विजय माल्या है भाई, उसने एक पर्टिकुलर इंडियन गवर्नमेंट का, मतलब समझ लो एक कंट्री का पैसा खा रखा है। और यही अगर इसके एफटीएक्स के सीईओ की बात करते, क्या नाम था भाई उसका? सैम बैंकमैन। हाँ, तो उसने डिसेंट्रलैंड उससे और दुनिया भर के जो लोगों की समझ भी नहीं आता है वहां से पैसा ले जाके उसने रखा है। भाई लोगों को क्या ही फर्क पड़ेगा? और क्रिप्टो में इन्वेस्टर्स दुनिया में 1% है, क्या ही फर्क पड़ रहा है? स्पेशली कितने केस करोगे भाई? और उसके बाइडेन। बाद ये बताया गया कि गलत उसका आदमियों को पिस ऑफ कर दिया ना उसने। वो जो बस 1% है वो गीक्स थे, वो घुस के पैसा लगाए थे। अब वो लोग तो छोड़ेंगे नहीं ना इसको। बिल्कुल भाई सही है, लेकिन जिस हिसाब से सब ऐसा सोच रही है गवर्नमेंट उसके सपोर्ट में है। भाई बाइडेन नॉर्मल लोग का पैसा खाया होता तो बच गया होता, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाते। हाँ, उसने इन्वेस्टर्स वो का जितना काफी लॉस करवाया है। जितना पैसा लेकर भागा है ना, उतने भाई पता है वो रोनाल्डो तरीके कोई खरीद लेगा आइलैंड, उसको बना लेगा भाई बढ़िया सा। अरे भाई वो खुद का कराएगा फीफा वर्ल्ड कप अपने आइलैंड पे, इतना पैसा लेके गया। हाँ वो कह तो रहे हैं, खरीद लेगा एक आइलैंड बढ़िया, उसको बना मैच लेगा। चल रही है उसके गार्डन में खेलेंगे मेसी रोनाल्डो। क्या क्या इमेजिनेशन हो रही है भाई इधर। सही है। अबे अच्छा ये रिकॉर्डिंग बंद करो, उसके बाद फिर अच्छी चीज बात करते हैं। चलो ये सब तो होता रहता है। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग को सम अप करते हैं। तो बेसिकली कंक्लूजन क्या निकला है सब चीजों से? तो डोंट मेक हीरोज आउट ऑफ पीपल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि फॉल्स ट्रैप में मत पड़ो। जो दिख रहा है ना कि ट्रेडिंग फीस इतनी कम है, भाई मत पड़ो, ऐसा ही होता है, कम ट्रेडिंग फीस देके पूरा पूरा पैसा गायब कर देते हैं। अरे भाई तो ऐसे तो किसी को भी नहीं कर सकता ना, अगर ये हो जाएगा तो फिर नहीं, जीरोधा तो बेसिकली तुम रिसर्च करना और नहीं, पड़ेगा ना। जीरोधा पे कम है, जीरोधा में कम है, लेकिन इसकी बाकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। जीरोधा में कम है, बहुत ज्यादा कम नहीं है। इसकी बाइनांस के कंपैरिजन में बहुत कम है। 0.2 और 1% और 2% के बीच में बहुत अंतर है भाई।
अरे बाइनेंस अभी एक्वायर करने आया तो था एफटीएक्स को, जब उनको पता चला इन एफटीटी वगैरह टोकन्स का क्या सब सीन चल रहा है, तो वो भी तो एट द एंड में लाइक भाग गया कि भाई नहीं खरीदना मुझे ये कंपनी। भाई उनको पता मैं था, वो उनको इसलिए पता नहीं चला ना खरीदा, उनको क्या उन्होंने घोटाला तो चल रहा है। उनका जो सीईओ था ना, उसको तो सब पता था क्या हो रहा है। उसने अपना जो हिस्सा था बेचा, अपना पैसा कमाया, फिर बोला भाड़ में जाओ। बेसिकली जो सीईओ था चैंग पेंग जाओ, सीईओ ऑफ बाइनेंस, वो भाई एट द एंड आया, ऐसा लग रहा था भाई सेवियर टाइप का बन भाई के वो रियल सेव क्रिप्टो करेगा। गॉड है यार। वो तो रियल है भाई, वो तो ठीक है, सब जानते हैं। हाँ, जैसे ही तुमने बोला कि भाई 20% जितना भी उसका शेयर था और अपना वो निकला भाई, उसे कहा भाई हम छोड़ो भाई, तुम अपने हाल में रहो जैसा रहना है। भाई देखो वो पता है लॉजिक इसके पीछे यही है कि वो पैसा जाता कोई दिक्कत नहीं, जाता क्या वो अपने आप को मतलब गलत नहीं पोर्ट्रे करना चाहता कि उसका भी पैसा लगा है और उसका भी उसने उसने ट्वीट भी किया लगा था है। कि उसको लगा था कि थोड़ा डाउनफॉल होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि बैंकरप्ट ही हो जाएगी एफटीएक्स। मोहित समाप्त करो फिर आगे बात करते हैं। हाँ ठीक है, तो यार आज का पॉडकास्ट यहीं पे एंड करते हैं। ट्राई किया थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने का एफटीएक्स कोलैप्स के बारे में। हम लोग होप करते हैं कि लाइक जो हमारे ऑडियंस है, जो व्यूअर्स हैं, उनको कुछ सीखने को मिला होगा। एंड यार अगर चैनल तक आ गए हो तो लाइक हम तुमको फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन लाइक कर देना अगर अच्छा लगे वीडियो, कुछ समझ में आए। हम कोशिश करते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है आप लोगों को कुछ आसान भाषा में समझ में आए। और आप देख सकते हैं कितने सारे प्राणी लोग आते हैं आपको समझाने, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं ये लोग, लाइक लिटरली अपने जनरेशन से तो काफ़ी आगे हैं। जहाँ पे दूसरे लोग रील्स में आर्टिकल पढ़े भाई पूरे 4 देख बहुत आई देख है। आदित्य की मेहनत देख रहे हो भाई, इसके लिए भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी कोई फोर्स नहीं करते हम लोग, बाकी तुम्हारा मन भाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। एडिट तो करेगा ना भाई? हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन कोशिश करेंगे पूरा रॉ रहे बस भाई। शांत हाँ, हटा दियो। हाँ, हाँ, ये सब रिकॉर्डिंग एंड करते हैं